तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती को लेकर के यहां पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जो है सामने निकल करके आ रही है। देखिए रिसेंटली में हुआ क्या है कि विभाग की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2023 में जो वैकेंसी आई थी स्पेशल ड्राइव करके, जिसमें कि 12,828 सीटों पर वैकेंसी आई थी। उसके अलावा शेड्यूल 1 करके वैकेंसी आई थी, जिसमें कि 30,041 पदों पर भर्ती आई थी। उसके अलावा दोस्तों एक और भर्ती आई थी जो कि शेड्यूल 2 करके आई थी, जिसमें कि 40,089 पद पर भर्ती आई थी। इन सभी तीनों वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 30 मई तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखिए दोस्तों साल 2023 की अगर मैं बात करूंगा ना तो 3 बार वैकेंसी आई थी, यानी कि करीब करीब 85,000 से ज्यादा सीटों पर वैकेंसी आई थी, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस काफी सारे बच्चों का लटका हुआ था। उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है 30 मई तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों विभाग की तरफ से 40,200 नए पदों पर नई भर्ती की स्वीकृति जो है मिल गई है। तो आप सभी लोगों के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ गई है। देखिए इसमें सभी 10वीं पास छात्र छात्राएं जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के बारे में आपको मालूम ही होगा कि जीडीएस की वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, यानी कि हाई स्कूल के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनरल कैंडिडेट की अगर बात करूंगा ना तो 12,400 पदों पर यह भर्ती आएगी। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 9,025 पद शामिल है। ईडब्ल्यूएस में 4,336, एससी में 7,780 और एसटी की मैं बात करूंगा तो 6,829 पदों पर यह भर्ती आनी है। देखिए सबसे बड़ी बात जानते हैं, काफी सारे कैंडिडेट के मन में यह सवाल आता है कि सर ये बताइए इसमें तो 90% 95% वालों का सिलेक्शन होता है। मैं आपको बता रहा हूं ना, पिछली बार जो स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत में वैकेंसी आई थी 12,828 सीटों पर, उसमें दोस्तों 59% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उसके अलावा 62 और 69% में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। देखिए डिपेंड ये करता है ना कि आप किस सर्कल से किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, उससे भी ज्यादा डिपेंड ये करता है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपने किस प्रकार से चूज किया है। मैक्सिमम बच्चे मैं आपको बता रहा हूं 90% बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको की पोस्ट प्रेफरेंस देना सही तरीके से आता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, जब भी भर्ती निकाली जाती है विभाग की तरफ से साइबर कैफे चले जाते हैं, वहां पर पैसे दे करके कह देते हैं कि सर जो है आप मेरा फॉर्म फिल कर दीजिए। देखिए साइबर कैफे वालों को यहां पर थोड़ा सा भी नहीं पड़ा है कि आपका सिलेक्शन हो कि नहीं हो। आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपको जो है अच्छी तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस देना है, डिवीजन सिलेक्ट करना है जहां पे कम परसेंट जो है पे सिलेक्शन होता है बच्चों का। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस और डिवीजन के ऊपर अगर आप लोग वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग में मैं एक सेपरेटेड वीडियो जो है बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जीडीएस की इस भर्ती में किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, यानी कि सीधी भर्ती होती है 10वीं के परसेंटेज के आधार पे। वो भी मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊंगा। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी 10वीं पास महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की यह भर्ती होती है, पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की यह भर्ती होती है, यानी कि केंद्र सरकार की यह भर्ती है दोस्तों, जिसमें कि आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखिए 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यह मैंने आपको जनरल कैंडिडेट का बताया है। उसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 3 साल का आपको छूट दिया जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का छूट दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट है यहां पर 43 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट जो है यहां पर 45 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब वे कैंडिडेट जो कि विकलांग है, पीएच हैंडीकैप है, उनके लिए बता रहा हूं, उनको यहां पर 10 साल की छूट दी जाती है। 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि आप 18 साल से लेकर के 50 साल तक के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ना तो जाकर के आप यहां अप्लाई कर सकते हो। तो पर्याप्त मात्रा में यहां पर एज दिया जा रहा है। मतलब किसी भी सरकारी नौकरी में इतना आपको जो है एज नहीं दिया जाता है जितना कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। काफी सारे कैंडिडेट यहां पर यह कहते होंगे कि सर ये बताइए इसमें सैलरी तो बहुत कम मिलती है, 10,000 12,000 की सैलरी दी जाती है। देखिए जितने भी नए कैंडिडेट मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं ना उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, ये सारी बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये सारे जो दस्तावेज यहां पर मैंने लिख रखे हैं ना, इसमें से अगर आपके पास एक भी दस्तावेज नहीं होगा तो आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाओगे। इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छी तरीके से समझ करके वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो डाक विभाग में बेसिकली 3 प्रकार के पद होते हैं।
ABPM जिसे हम लोग असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं, उसके अलावा BPM जिसमें कि ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं, और डाक सेवक के पद शामिल है। इसमें सबसे बड़ा पद जो होता है वो BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है। और पिछली बार दोस्तों अप्रैल महीने की अगर मैं बात करूंगा ना तो 50% DA यानी कि 50% महंगाई भत्ता जुड़ करके सैलरी यहां पर आया था। तो एक BPM कर्मचारी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर उनको सैलरी जो है 19,000 के आसपास दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप ABPM या फिर डाक सेवक के पद पर कार्यरत हो तो आपको करीब करीब 17,000 के आसपास यहां पर सैलरी दी जाती है। और जैसे जैसे देखिए आपका समय बढ़ेगा, उसके अलावा काम का एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, वैसे वैसे सैलरी बढ़ेगी। यानी कि 2 से 3 सालों में आपको जो है 24,000 25,000 के आसपास यहां पर सैलरी मिलेगी। और डाक विभाग की तरफ से यहां पर हर साल जो है विभागीय भर्तियां आती है, जिसमें आप लोग GDS से पोस्टमैन, मेल गार्ड है ना, बड़े बड़े पद पर जो है जा सकते हो, जिससे कि आपको पद भी बढ़ेगा, पदोन्नति होगा और आपके यहां पर सैलरी भी दिया जाएगा। ठीक है ना। तो 40,200 से ज्यादा पदों पर यहां पर जो है ग्रामीण डाक सेवक में नई भर्ती को लेकर के स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस बताने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 1 या 2 मेरिट सूची नहीं जारी की जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार ये जो स्पेशल ड्राइव करके वैकेंसी आई थी या शेड्यूल 1 करके वैकेंसी आई थी दोस्तों, उसमें 10-10 11-11 जो है लिस्टें जारी की गई थी। देखिए पहले लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो दूसरे लिस्ट में आएगा, दूसरे लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो तीसरे लिस्ट में आएगा। कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि आपको जो है 10 मेरिट सूची में किसी ना किसी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप जो है भारतीय डाक विभाग में GDS के पद पर नौकरी कर सकते हो। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप 10वीं पास हो तो। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यहां आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस को। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 10वीं के परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं में कितने परसेंट नंबर आपके होने चाहिए जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हो। हाई कट ऑफ स्टेट और लो कट ऑफ स्टेट के बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। यहां पर 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है जो कि डिजी लॉकर के माध्यम से किया जाता है, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि फ्रॉड सर्टिफिकेट बना लेते हैं, मार्कशीट बनवा लेते हैं और वे भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती में अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हाई स्कूल या मैट्रिक के एग्जाम में आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा CBSE बोर्ड के जो छात्र हैं उनको सबसे ज्यादा यहां पर बेनिफिट मिलेगा। और जो बच्चे 2010, 12, 14 में हाई स्कूल पास किए हैं ना, देखिए उनके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा पोस्ट प्रेफरेंस और डिवीजन आपको सही तरीके से चुनना आना चाहिए। तो आपका भी अगर कम परसेंट है ना तो आपका भी यहां पर सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर 2 होंगे। उसके अलावा आपका जो है मेडिकल होता है, छोटा मोटा मेडिकल होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। उसके बाद फाइनली आपको यहां पर ज्वाइनिंग जो है दे दी जाती है। ठीक है ना। ट्रेनिंग वगैरह करवाया जाता है, आपको 15 दिन की यहां पर ट्रेनिंग होती है, फिर बाद में आपको जो है ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। देखिए यहां पर मैं बात करूंगा फीस का कि कितना पैसा देना पड़ेगा आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो ये जो GDS की नई भर्ती निकली है दोस्तों, इसमें अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको मात्र 100 रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मात्र 100 रुपए में आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा वे कैंडिडेट जो कि SC, ST या फिर फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप लोग यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हो। ड्यूटी टाइम कितना रहेगा सर ये बता दीजिए। तो दोस्तों ड्यूटी टाइम की अगर मैं बात करूंगा ना तो और सरकारी नौकरी की तरह यहाँ पर आपको ड्यूटी टाइम 8 घंटे का नहीं रहेगा, मात्र 4 से 5 घंटे जो है आपको यहाँ पर ड्यूटी करना रहेगा। यानी कि आप अगर किसी और गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें नौकरी करने के दौरान आप अदर गवर्नमेंट वैकेंसी की भी तैयारी कर सकते हो। अगर इससे अच्छी नौकरी अगर आपको मिल जाए तो आप जो है इसको छोड़ करके अच्छे वैकेंसी में भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए जो है मात्र 4 से 5 घंटे का ड्यूटी रहने वाला है और जो आपको सैलरी दी जाएगी वो करीब करीब 19,000 के आसपास दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर ये बताइए 10वीं में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। काफी सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज किया करते हैं कि सर मेरे 80% है, मेरे 65% है, 70% है, 90% है, मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस और डिवीजन सही से चूज नहीं किया है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अगर पोस्ट प्रेफरेंस और डिवीजन सही तरीके से चूज करेंगे ना तो यार मैं आपको बता रहा हूं 80% अगर भी मार्क्स अगर आपके होंगे ना तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा GDS की इस नई भर्ती में। क्योंकि पिछली बार 59, 62 और 69% में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहां पर मैं सबसे पहले हाई कट ऑफ स्टेट और लो कट ऑफ स्टेट के बारे में बता देना चाहता हूं। तो देखिए हाई कट ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो सबसे नंबर 1 पर आता है पंजाब। ठीक है ना, यहां पर जो है कट ऑफ ज्यादा जाता है। उसके अलावा हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गए,
बिहार हो गया, राजस्थान हो गए, ये सब दोस्तों ऐसे स्टेट है जहां पर कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो इन सभी स्टेट से आपको फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हो ना, तो वहां से फॉर्म अप्लाई कीजिए जहां पर जो है कट ऑफ कम जाता है, या फिर उस डिवीजन या सर्कल को चूज कीजिए जहां पर कट ऑफ कम जाता है। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहां पर अगर बताने लगूंगा ना तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। आइए अब लो कट ऑफ स्टेट के बारे में जानते हैं। तो लो कट ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कट ऑफ काफी कम जाता है दोस्तों। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूंगा, जैसे कि असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, इन सभी का कट ऑफ काफी कम जाता है। उसके अलावा गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर भी कट ऑफ काफी कम जाता है। गोवा का कट ऑफ कम जाता है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गए, इन सभी का कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। लेकिन देखिए प्रॉपर होता क्या है कि बेसिकली आपको एक ऐसा जो डिवीजन है वो चूज करना पड़ेगा जहां पर कट ऑफ कम जाते हैं। देखिए कुछ ऐसे डिवीजन है ना जहां पर जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ काफी कम जाता है, कुछ ऐसे डिवीजन है जहां पर ओबीसी और एससी एसटी वालों का भी कट ऑफ कम जाता है। तो ये प्रॉपर मेजर करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बना करके जानकारी दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा साउथ एरिया की अगर मैं बात करूंगा, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, ये सब ऐसे स्टेट है जहां पर कट ऑफ ठीक ठाक जाते हैं, मतलब 80% के एबव जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं आवश्यक दस्तावेज के बारे में। और देखिए इन आवश्यक दस्तावेज में अगर एक भी दस्तावेज आपके पास अगर नहीं होगा तो आप ना ही फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, और यदि अगर फॉर्म को आप अप्लाई भी कर दिए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ये जो 8 आवश्यक दस्तावेज मैंने लिख रखे हैं, ये सारे दस्तावेज आप लोग बनवा लीजिए, बिल्कुल सही होने चाहिए। कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए सर, ये बताइए। तो देखिए 10वीं की अंक तालिका, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि पूरी तरीके से सेंट्रल लेवल का होगा। काफी सारे बच्चों के पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कुछ ऐसे डिवीजन है जहां पर स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट ले लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम डिवीजन ऐसे हैं जहां पर जो है स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है, वहां पर आपका सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट की मैं बात करूंगा ना तो 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो उसे आप अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बार बार नहीं बनता है, इसलिए आप लोग इसे जो है अपडेट करवा लीजिए, रिन्यूअल करवा लीजिएगा, ठीक है ना। जनरल कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये जरूरी है दोस्तों। उसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। देखिए आधार कार्ड और 10वीं की अंक तालिका में आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बिल्कुल सही होना चाहिए, किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपको क्या किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना हजारों लाखों की संख्या में बच्चे रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पर मेजर चीजें देखे जाते हैं। जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है हाई स्कूल के अंक तालिका में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, नाम में कुछ मिस्टेक है, फादर नेम में कुछ मिस्टेक है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी इस प्रकार की कोई गलतियां हैं तो आप इसे सुधार कर लीजिए, ठीक है ना। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि सिटी हॉस्पिटल से बन जाता है, वो जाकर के आप लोग बनवा लीजिएगा। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है नजदीक सिटी हॉस्पिटल से आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बनवा लीजिएगा। उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास यहां पर होना जरूरी है दोस्तों। पीएच हैंडीकैप के लिए बताना चाहूंगा, आपके लिए विकलांगता सर्टिफिकेट लगेगा, और ये केवल पीएच हैंडीकैप के लिए लगेगा, ठीक है ना। आपको एक विकलांगता सर्टिफिकेट जो है अलग से बनवाना पड़ेगा। उसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो काफी सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या। देखिए दोस्तों पिछली बार जो वैकेंसी आई थी ना, स्पेशल ड्राइव शेड्यूल सेकंड, इसके अलावा शेड्यूल फर्स्ट करके, इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। केवल कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना आपके पास जरूरी है, तब जाकर के आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, आने वाली नई भर्ती में जिसमें कि 40,200 नए पदों पर यह स्वीकृति प्राप्त हुई है, इसमें दोस्तों हो सकता है कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी मांग लिया जाए। इसलिए अभी आपके पास समय है, आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और मिनिमम कम से कम 3 महीने यानी कि 90 दिन से ऊपर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपके पास ट्रिपल फी है, ओ लेवल है, तो आपको किसी दूसरे सर्टिफिकेट की यहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर यही आवश्यक
आवश्यक दस्तावेज लगने थे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखिए 40,200 पदों पर यह स्वीकृति मिली है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए नई भर्ती जो है ये कब देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप सभी लोग को मालूम है, और 4 जून का इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। उसके बाद जून के महीने में 15 जून तक, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 15 जून तक आपको जो है कभी भी जीडीएस की नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसलिए अभी से आप लोग जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस और किस प्रकार से डिवीजन चूज किया जाता है उस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना दें तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। उसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो इस भर्ती के रिगार्डिंग में, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।